What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जो बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये एक माइंड की ट्रेनिंग आप लोग बोल सकते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग अपने माइंड को ट्रेन कर पा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों की लाइफ में ईजी हो जाएंगी। जैसे कि आप लोग हर बात पर, जैसे मान लीजिए रात को आप लोग कम सोए हैं, सुबह को उठेंगे तो ये बोलेंगे यार रात में ना मजा नहीं आया सोने में, रात में ना बहुत कम नींद आई है। इससे आप लोगों का दिमाग क्या रिएक्शन देगा आपको कि हाँ बॉडी ना थकी थका फील कर रही है, आप लोग ना कोई काम ढंग से नहीं कर पाओगे। तो यहां से एक पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। सुबह को उठते ही कुछ गलत हो गया तो आप लोग बोलेंगे आज का तो दिन ही खराब है। तो वहां से आप लोग का माइंड ये बोलेगा हाँ कुछ आज अच्छा नहीं है, आप लोग की बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील नहीं करेंगी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक पैटर्न में चलती हैं। वही बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप लोग अपने माइंड को कन्विंस कर पाते हैं कि लास्ट नाइट आप लोग बहुत अच्छे से सोए हैं, चाहे आप लोग अच्छे से सोए भी ना हो, तो आप लोगों का जो ब्रेन है वो हमेशा आप लोगों को बोलेगा कि आप लोग थके हुए नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग अपोजिट करोगे कि भले ही कितना सोए और आप लोग बोलो यार अच्छी नींद नहीं आई है, तो आप लोगों का ब्रेन हमेशा बोलेगा कि हाँ यार थका थका फील हो रहा है। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। आप लोगों ने यहां पर सुना भी होगा कि देखिए जो चीजें आप लोग अपने माइंड में इनपुट देते हैं ना, वही आप लोगों को रिवर्ट बैक मिलती है। जैसे कई सारे लोग ये बोलते हैं यार आजकल पता नहीं क्या हो रखा है मेरे दिमाग में, मैं ना चीजें भूल जाता हूं, या फिर यार मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये सारी चीजें आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अपने माइंड को बता रहे हैं कि आप लोग अपना ऐसा ही नेचर चाहते हैं। आप लोग हमेशा अपने माइंड को ऐसे इनपुट दे रहे हैं। हमेशा ऐसी चीजें मत सोचिए, हमेशा ये सोचिए, चाहे गुस्सा भी आप लोगों को ज्यादा आता है तो ये सोचिए नहीं यार मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। देखिएगा कुछ ड्यूरेशन में ही आप लोगों को गुस्सा कम आना स्टार्ट हो जाएगा, ये फैक्ट है। इसी तरीके से आप लोग बोलते हैं ना कि यार पता नहीं चीजें कैसे भूल जाता हूं मैं। आप लोग ये बोलिए कि कोई भी चीज एक बार देख लो ना कभी भूलता नहीं हूं, और देखना कुछ दिनों के बाद ही आप लोगों को चीजें याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें कैसी हैं, ये आप लोग अपने माइंड को जैसे एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप लोगों का माइंड वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो कंप्लेन करने के बजाय उसकी प्रोडक्टिव चीजें देखिए, तो आप लोगों का माइंड, जो आप लोग बोलते हैं ना कि चीजें भूल जाते हैं यार पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, ये बोलो कि एक बार कुछ पढ़ लूं तो कभी भूलता नहीं हूं, ऐसा बोलना स्टार्ट करो और उसको आराम आराम से ट्रस्ट करना भी स्टार्ट करो। फिर सारी चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। पर लेकिन ये जो मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूं सुनने में हाइपोथेटिकल लग रही होंगी, ये वे चीजें हैं जो आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो ही समझ पाएंगे। वैसे मैं आप लोगों को बोलता रहूंगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये एक तरीके से चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद में ही आप लोगों को समझ में आ पाएंगी। तो इंप्लीमेंट करिए और फिर देखिएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो ये चीज फील करते हैं। जैसे आप लोगों ने 10 सीक्रेट मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मूवी जरूर देखिएगा। 10 सीक्रेट मूवी है, एक लगभग 1 घंटा 31 मिनट की मूवी है, मिल जाएगी यूट्यूब पर, सर्च करेंगे आप लोग, उसमें यही सारी चीजें दिखाई गई हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसी चीजें आप लोग अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ को, वैसी चीजें आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइफ में जैसा आप लोग बनना चाहते हो, आप लोग खुद सोचते हो कि मुझे ऐसा बनना है। कोई बंदा सोचता है मुझे आईएएस बनना है, कोई सोचता है मुझे सिपाही बनना है। तो ये आप लोगों का रेंज है, क्राइटेरिया है, आप लोग किस तरीके की चीजों को सोच रहे हो, वैसी चीजें आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आप लोगों ने सुना भी होगा किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुट जाती है। वो सही है, आप लोगों को उतनी शिद्दत से चीज को चाहना पड़ेगा। ठीक है, आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर इस्कुल झील जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। पर सबसे पहले एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 के केस की संख्या क्या है और किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। जो सबसे बुरी चीज यहां पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखने को मिली, हमारी कंट्री यहां पर नहीं देखने को मिला करती थी पहले, अब हमारी कंट्री भी यहां पर इस पर्टिकुलर मैप के अंदर आ गई है। यानी कि हमारी कंट्री में जो केस हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, जो कि पहले नहीं इतने ज्यादा देखने को मिलते थे। अब यहां पर हमारी कंट्री भी इस पर्टिकुलर चार्ट में आप लोगों को डेली दिखाई देगी, जिस तरीके से केसेस की संख्या बढ़ रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोरोना वायरस के केस की बात करते हैं तो 3.5 मिलियन हो चुके हैं, यानी कि 35 लाख केस ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया से आ चुके हैं। जिसमें से कुछ खुश नसीब लोग हैं जो जान बचाकर निकल चुके, वो हैं लगभग 11.5 लाख के करीब लोग। इसी के साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके साथ में अपनी जंग हार गए, वो है 2.5 लाख के करीब लोग जो कि इसके सामने अपने घुटने टेक गए। ये सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड में आप लोग देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अकेला 11 लाख केस के साथ में सबसे आगे बढ़ रहे हैं और 68,500 के करीब यहां पर डेथ हो चुकी है, यानी कि 68,500 के करीब यहां पर डेथ हो चुकी है अब तक यूएसए में। स्पेन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर टोटल, अगर स्पेन के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो 2.5 लाख के करीब यहां पर ये केस आ चुके हैं और 25,000 के करीब डेथ हो चुकी है। इटली और यूके लगभग इक्वल स्टेज पर आ चुके हैं। यहां पर देखिए केस में तो हालांकि डिफरेंस है थोड़ा, पर लेकिन डेथ में यहां पर दोनों इक्वल पर आ चुके हैं। 28,000 इटली में और
28,000 यूके में। इसी के साथ में फ्रांस जो है वो यहां पर 24,000 डेथ हो चुकी है। जर्मनी सबसे अच्छी पोजीशन में यहां पर अगर देखोगे, यहां पर केस काफी ज्यादा है पर लेकिन डेथ उसके कंपेयर में काफी कम है। रसिया भी काफी ज्यादा बढ़कर आ गया है, हालांकि रसिया में पहले इतने केस नहीं थे, रिसेंटली भी काफी ज्यादा केस देखने को मिले हैं। ब्राजील ने भी 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है, पहले ब्राजील काफी पीछे चल रहा था तो ये भी 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और ईरान भी यहां पर 1 लाख के आंकड़े क्रॉस यहां पर पहुंच चुका है। चाइना तो फिक्स है, इसको तो डिस्कस करना ही बेकार है। कनाडा, बेल्जियम, पेरू, ये यहां पर देखिए नीदरलैंड को क्रॉस कर इंडिया जो है वो यहां पर इससे आगे निकल चुका है। पर्टिकुलर अपनी कंट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये हमारी कंट्री का टोटल डेटा आप लोगों के सामने, टोटल मिलाकर 1391 यानी कि 1391 के करीब लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा टॉप पर हमारी कंट्री में चल रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 13,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग जो है इसकी वजह से ग्रसित हैं, और जो डेथ हो चुकी है ये 548 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बिहार, ये टॉप एरिया है हमारी कंट्री में जहां सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। तेलंगाना तक अगर आप लोग काउंट करोगे यहां पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 एरिया ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहां पर 1000 से ज्यादा केस आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक आइडिया है जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, आज से हमारी कंट्री में जो लॉकडाउन है वो थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है, उसके ऊपर आर्टिकल भी है, डिस्कस करेंगे। ये चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कीजिएगा पर लेकिन अपना ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी भी पड़ सकता है। जैसी सिचुएशन हमारी कंट्री में पिछले लॉकडाउन से अब तक देखने को मिल रही है तो केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पता नहीं किस इंसान को इस तरीके के केस हो सकते हैं। हो सकता है कोई दूध लाने वाला हो सकता है कोई सब्जी देने वाला हो, दुकान वाला हो जिससे आप लोग एक तरीके से सामान लेने जाते हैं, तो दवाई वाला हो, जो डॉक्टर हो आप लोग जिससे एक तरीके से दवाई लेने जाते हैं। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। और हाँ, पीडीएफ सारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आप लोगों को लिंक प्रोवाइड वहां पर करा दिया गया तो उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, वहां पर एक जगह से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। तो देखिएगा इसके बारे में। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। ये तो जो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। एक जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, ये वाला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिक के बारे में, और भी कई सारी बातें यहां पर बता रखी है। आज मंडे को ये आर्टिकल आता है, जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए काम का नहीं होता है। ये कार्टून है, ये डेटा पॉइंट है, इनको देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, जो माइग्रेंट वर्कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा रहे हैं, उनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को दूंगा, हालांकि कई बार इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ पर हमारी कंट्री में जो सिस्टम है, बेसिकली आज की डेट में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में बात की जा रही है, वो अप टू द मार्क नहीं है। कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए गवर्नमेंट की बेइज्जती की जा रही है, हल्का सा नजर डालेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है, अगर वेस्ट बंगाल को आप लोग मैप में निहारेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर वेस्ट बंगाल की देखने को मिलेगी। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इसी के साथ में सिक्किम, और यहां पर टच करता है इसको क्या, आसाम। तो ये वेस्ट बंगाल को टच करते हैं। वेस्ट बंगाल हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जहां पर कोविड-19 के केस तो आ रहे हैं पर लेकिन उनको बताया नहीं जा रहा है, डेथ हो रही है पर लेकिन उनको काउंट नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में जिस तरीके की सिचुएशन वेस्ट बंगाल की साइड से निकल के आ रही है वो एक बिल्कुल गलत तरीके का रवैया है। यहां पर ना तो डेथ काउंट की जा रही है और ना नंबर ऑफ केस प्रॉपर वे में काउंट किए जा रहे हैं, और इसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जा रही है। आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल जो है वो चाइना की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ममता बनर्जी जी की अध्यक्षता में यहां पर ये चीजें चल रही हैं, जिसके चलते जो लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्ट कितने केस हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में और ज्यादा लोगों की जान चली जाए। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि लोगों की जान के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है। आइए अब नजर डालते हैं यहां पर और क्या क्या बातें हैं यहां पर। सबसे पहले तो यहां पर बेसिकली जो बताया गया है, ये कार्टून है, लॉकडाउन के चलते क्या क्या चीजें रिलैक्स की गई हैं। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी, लॉकडाउन 3 ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन क्या है और आज से क्या क्या एरिया यहां पर ओपन होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने बताई थी। थोड़ा सा इसके बारे में आज के लेक्चर में भी मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी रहे। पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इस आर्टिकल में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है जिसको आप लोग ब्रिक बैंक के नाम से जानते हैं। ब्रिक क्या है यहां पर, ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री का एक समूह है, एक ग्रुप है जिसका एक खुद का बैंक है, जिसे पहले हम लोग ब्रिक बैंक बोलते थे, बाद में चलकर इसको हम लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलना स्टार्ट कर दिया। तो बोला जा रहा है कि जो ब्रिक बैंक है या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका फाइनेंशियल जो मॉडल है वो दूसरों के लिए एक टेम्पलेट का काम कर सकता है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आए उसको कैसे रोकना है, यानी कि ब्रिक बैंक से सीखकर चीजों को आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो ब्रिक बैंक ने ऐसा
क्या क्या है और ब्रिक समूह क्या कर रहा है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है। पर उससे पहले आप लोग थोड़ा सा यहां पर समझिए कि जो ब्रिक है वो कहां से निकल कर आया, उसका बेसिक एक तरीके से मॉडल क्या है उसके बारे में आप लोग जानिए, जिसको आज की डेट में आप लोग ब्रिक्स बोलते हैं। एक टाइम पर इसको ब्रिक बोला जाता था, यानी कि इसमें ऐसा नहीं था, यानी कि साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका जो इसमें आकर जुड़ा वो बाद में आकर जुड़ा 2010 में, जब यहां पर ये ब्रिक का ब्रिक्स हो गया। आज की डेट में कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो यहां पर देखते हैं ब्राजील जो है वो यहां पर आप लोगों को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से देखने को मिलेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आप लोगों ने यहां पर नजर आएगा साउथ अफ्रीका। एशिया से आप लोग बोल सकते हैं इंडिया और चाइना, और जो एक तरीके से रसिया है उसको आप लोग यूरोप से भी बोल सकते हैं और एशिया से बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 5 कंट्री मिलकर यहां पर इस ग्रुप को बनाता है। जो ग्रुप है वो एक तरीका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रीजनल कोऑपरेशन है। अगर कोई भी यहां पर दिक्कत होती है तो मिलकर काम कर सकते हैं। 2006 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और जो लैंग्वेज यूज की जाती है यहां पर ये इंग्लिश, रशियन, हिंदी और चाइनीज लैंग्वेज यहां पर यूज की जाती है। बाकी इसके बारे में अगर बात करें आज की डेट में कौन कौन यहां पर लीडर है, तो है जो ब्राजील है जैल बोल्सोनारो है, जो व्लादिमीर पुतिन है रसिया, नरेंद्र मोदी साहब हमारी कंट्री के हो गए, और शी जिनपिंग हो गए चाइना के, और सिरिल रामापोसा हो गए ये है साउथ अफ्रीका के। तो ये 5 लीडर हैं आज की डेट में। काफी बड़ी आप लोग डेमोक्रेसी इनको बोल सकते हैं। चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर देखा जाए तो चीजें कहीं ना कहीं अप टू द मार्क हैं कई सारी कंट्रीज के अंदर। जैसे साउथ अफ्रीका में अच्छी डेमोक्रेसी है, इंडिया में अच्छी डेमोक्रेसी है, ब्राजील में भी डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, रशिया में हालांकि जो पुतिन साहब है वो काफी कंट्रोल रखते हैं। तो काफी कुछ यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ब्रिक नेशन जो है वो उनकी एनुअली फॉर्मल समिट होती है जिसमें चीजें डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ से, रीजनल कोऑपरेशन कैसे करके चलना है, उन सब चीजों के बारे में। जो फर्स्ट टाइम जो BRIC ये टर्म यूज की गई थी गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, जो एसेट मैनेजमेंट थे यहां पर जिनका नाम था जिम ओनेल, इनके द्वारा यहां पर ये बातें की गई थी, जिसमें इनका पब्लिकेशन था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक। ठीक है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके कंट्री जैसे पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है रसिया की और इंडिया की, सॉरी चाइना की और इंडिया की, चाइना की और इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसी 2 कंट्री जो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है वो इसके अंदर है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है यहां पर। तो उसी के चलते इसके बारे में यहां पर इनके द्वारा बात की गई थी। फुल स्केल जो डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिली रसिया के अंदर 16 जून 2019 में। आज की डेट में इसके बारे में जो प्रोडक्ट है ये 2 इंपोर्टेंट काफी प्रोडक्ट है। एक तो हो गया यहां पर डेवलपमेंट बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NDB बोलते हैं, और वैसे इसे ब्रिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रोडक्ट है यहां पर ये कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, जिसको CRA बोलते हैं। कंटिजेंसी होता है कोई ऐसी अकस्मात कंडीशन पड़ गई, कोई ऐसी महामारी जैसे अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये ऐसी चीजें अगर निकल कर आ रही हैं तो यहां पर उसके लिए भी ये तैयार हैं। दोनों के अंदर अगर चीजें आप लोग देखिए, दोनों जो चीजें थी 2014 में इनको साइन किया गया और 15 में यहां पर ये एक्टिव हो गए, यानी कि 2015 से अब तक यहां पर ये एक्टिव चल रहे हैं। तो ये है इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और हां, कल जब मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस कर रहा था न्यूक्लियर डील के बारे में, जो मैंने आप लोगों से जो हम CTBT के बारे में कंप्लीट डिस्कशन जो किया है, उसमें कई सारे बच्चे बोले थे सर आर्टिकल में इतना कुछ होता नहीं है, इतना आप लोग मतलब एक्स्ट्रा चीजें क्यों बताते हो। यानी कि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि जो आर्टिकल में लिखा हुआ है बस वही मैं यहां पर बताया करूं। यार देखो, अगर जो आर्टिकल में लिखा हुआ है अगर वही बताऊंगा तो फिर आप लोग यहां पर वीडियो देखने का मतलब क्या है। वीडियो में आप लोग इसीलिए तो देखने आते हो क्योंकि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां पर मिले। जैसे ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं यहां पर, ये आर्टिकल में कहीं नहीं मिलेगी, पर लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रीलिम्स में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें, SSC बैंकिंग या फिर PCS किसी भी स्टेट के, तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि किस टाइम में इसको जोड़ा गया, किसने ये टर्म्स के बारे में बताया, ये ब्रिक बैंक को क्या क्या बोला जाता है, कब इसको यहां पर पिक्चर में लाया गया, कितने टोटल मेंबर है, कब इसको स्टार्ट किया गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के फायदे के लिए है यहां पर। इसका मतलब ये नहीं है कि कई सारे बच्चे बोले सर जो आर्टिकल में लिखा है वो बताओ, बाकी जो इसकी वजह से ना वीडियो लंबी हो जाती है यार ये तो बिल्कुल इसका तो कुछ मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर ये सारी चीजें, इससे अच्छा तो बस आप लोग फिर न्यूज़पेपर उठाओ और न्यूज़पेपर को देख लो, फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो फिर ये कोई बेटर नहीं है कि वीडियो आप लोग देखो। चलिए जो भी है यार, देखो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत सारे ऐसे जिनको बेसिक नहीं पता है तो उसके हिसाब से चीजें बताई जाती हैं, तो थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पर। आज की डेट में नोवल कोरोना वायरस जो है, जिसको आज की डेट में कोविड-19 के नाम से आप लोग जानते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में बोलूं तो चाइना वायरस आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जो चाइनीज वायरस है, वुहांग वायरस है, कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, सारे इसी के नाम है। तो बहुत सारे नाम रख दिए गए, चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू। तो ये अलग अलग कंट्री में काफी ज्यादा एक तरीके से इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है, और अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से झेल रही है इसकी वजह से। इंडिया जो है इस टाइम पर एक तरीके से जो ग्लोबल फार्मेसी के तौर पर उभर कर आया है। रीजन क्या है आप लोगों को पता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है यहाँ पर ये
लार्ज स्केल पर सप्लाई की गई इंडिया के द्वारा। कई सारे ऐसे कार्टून भी आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें मोदी जी जो थे वो एक पहाड़ उठाकर जा रहे थे हनुमान की तरीके से, संजीवनी बूटी जैसे हनुमान जी लेकर आते हैं, तो वो दिखाया गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और ब्राजील ने तो बोल भी दिया, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है बोल जैर सोनारो, उनके द्वारा बोला गया, जैर बोल सोनारो के द्वारा, कि इंडिया जो है जिस तरीके से काम कर जैसे रामायण में जिस तरीके से जो हनुमान जी है जैसे संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, ऐसे तरीके से इंडिया ने हमारी हेल्प की है। तो उन्होंने, लगता है कि उन्होंने रामायण देखी है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ब्राजील के द्वारा ये बातें बोली गई। 7 कंट्री जो भी है हमारी आसपास में, उनकी हेल्प हमारे द्वारा की गई। इसी के साथ में नेबर के साथ में हम लोगों ने गल्फ रीजन की अगर बात करें, यूएई वगैरह रीजन हो गया, वहां पे हम लोगों ने हेल्प पहुंचाई। रसिया, ब्राजील, इजराइल और यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ बोल दिया कि हमको हेल्प चाहिए तो चाहिए, यानी कि ये वो इंसान है जिसको हेल्प भी चाहिए तो दादागिरी दिखा रहा है कि हमको दवाई दो, नहीं तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यानी कि इस टाइम पर इंसान को थोड़ा सा एक तरीके से हम्बल और थोड़ा सा इस तरीके से बात करनी चाहिए कि भैया थोड़ी हेल्प कर दो यार, ये यहां पर भी दादागिरी दिखा रहा है। चलिए कोई नहीं, तो इंडिया के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर यहां पर हेल्प की गई। तो इसके चलते जो ब्रिक्स है यहां पर, उसके द्वारा जो एक तरीके से फार्मेसी अलायंस यहां पर किया जा सकता है, जो और लार्ज स्केल पर चीजों को एक्सप्लोर किया जा सकता है, यानी कि वैक्सीन बनाने के लिए हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रिक कंट्री है जो कि काफी ज्यादा तरीके से जूझ रही है यहां पर आज की डेट में इस पर्टिकुलर कोविड-19 को लेकर, तो एक अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें आगे कोविड-19 के बारे में, तो ये चाइना से निकल कर आया। उस टाइम पर तो बोला गया चाइनीज वायरस है, वुहान वायरस है, सारी बातें हम लोग को देखने को मिली और चाइना को बहुत लोगों के द्वारा कोसा भी गया। पर लेकिन स्टार्टिंग में जो चाइना की जितनी नेगेटिव इमेज थी, वो सारी नेगेटिव इमेज चाइना ने अपनी पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट कर दी। कैसे? लोगों की हेल्प करके। शानदार तरीके से इसने काफी लार्ज स्केल पर चीजें डेवलप की। यहां पर यह बोला जा रहा है कि कोई किसान भी है तो वो भी बैठा हुआ मास्क सिल रहा है घर पे बैठकर, यानी कि इतने लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहां पर स्टार्ट की गई। हालांकि स्टार्टिंग में शुरुआती जो काफी समस्याएं हैं, शुरुआती में काफी सारे इनके ऊपर एक तरीके से उंगली उठाई गई कि बहुत लो लेवल का, बहुत लो ग्रेड का ये यहां पर मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, सही तरीका नहीं है, ये सारी चीजें इनके बारे में बोलेगी। पर लेकिन बाद में इन्होंने सारी चीजें जो थी वो एक तरीके से चेंज कर डाली। मास्क, ग्लव्स वगैरह या फिर जो कवर ऑल्स, इसी के साथ में शू कवर, टेस्टिंग किट, ये कवर ऑल यानी कि पूरी बॉडी को कवर करने वाली चीजें, ये सारी चीजें चाइना में बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर सपोर्ट की गई, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर सप्लाई की गई। तो फ्री में तो दे नहीं रहे, तो पैसा कमा रहे हैं दबाकर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो चाइना ने यहां पर अपना रोल प्ले किया है, वो पहले बीमारी फैला दी और अब यहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो बनकर बैठ गया। इसके चलते जो हेल्थ सिल्क रोड डॉक्ट्राइन है, इसके बारे में आप लोग समझिए। चाइना का एक कॉन्सेप्ट है जिसके चलते चाइना पूरे वर्ल्ड को प्रॉपर वे में कनेक्ट करना चाहते हैं। जहां तक ये चीजें कनेक्टिविटी बढ़ेगी वहां पर चाइना का इन्वेस्टमेंट भी होगा और वो कंट्री कहीं ना कहीं चाइना के दबदबे में रहेगी। इसको बोला जा रहा है वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव। वन रोड वन बेल्ट वाले में एशिया को कनेक्ट किया जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, इसी के साथ में साउथ एशिया, बाकी अफ्रीका और यूरोप तक यहां पर ये चीजें पहुंच रही है, इवन इटली तक भी। इटली ने जब यहां पर ज्वाइन किया वन रोड वन बेल्ट को, पूरी यूरोपियन कंट्री थी वो सदमे में आ गई, बोला ये सही तरीका नहीं है, चाइना आकर हमारे अंदर घुस रहा है। पर लेकिन जो भी है, हर एक कंट्री को इन्वेस्टमेंट चाहिए, इटली की हालत खस्ता थी तो उसने ज्वाइन कर लिया। आज की डेट में चाइना ने क्या किया? चाइना ने यहां पर 31 टन यानी कि 31 टन जो यहां पर शिपमेंट भेजा गया, इसेंशियल जो चीजें हैं उसके लिए, इटली के लिए 12 मार्च को। 6 दिन के बाद में फिर इन्होंने यहां पर, यह मिलान इटली के अंदर सिटी है, फिर से अपनी डॉक्टर्स वगैरह की टीम भेजी यहां पर। तो चाइना जो है वो एक तरीके से यूरोप के साथ में एक जो ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है मेडिकल केयर का, ताकि वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करा सके, क्योंकि यूरोप में सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो यूरोपियन कंट्री इनका एहसान मानेगी और दूसरा चाइना का एक तरीके से जो मार्केट है वो भी यहां पर बढ़ेगा, क्योंकि ये चीजों को सप्लाई कर रहे हैं। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, पहले वायरस फैला और फिर इस तरीके से एंजॉय करो। तो ये चीजें आप लोग देखते हैं यहां पर। चाइना की अगर बात करें, चाइना तो अपना काम कर ही रहा है, रसिया भी यहां पर काम कर रहा है अपना। रसिया के द्वारा अभी यहां पर डॉक्टर और वीरोलॉजिस्ट की टीम भेजी गई, जबकि रसिया खुद अपने घर में काफी बड़े लेवल पर टैकल कर रहा है इसको, यहां पर वायरस को। पर फिर भी रसिया के द्वारा यहां पर हेल्प की गई और इसके द्वारा जो यहां पर इसको नाम दिया गया वो बोला गया फ्रॉम रसिया विद लव, यानी कि रसिया से प्यार के साथ में। तो ये मिशन था रसिया का। अगर आप लोगों से कोई पूछे फ्रॉम रसिया विद लव तो ये क्या था, तो रसिया का यहां पर ये एक तरीके से मिशन था जिसमें इसके द्वारा इटली की हेल्प की गई ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इवन यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा भी रसिया को बोला गया हेल्प करने के लिए। तो रसिया ने यहां पर ये है, यहां पर एंटीनोनोव जो 124 करके एक पैकेज यहां पर भेजा गया पूरा मेडिकल सप्लाई एक्सपर्ट का, जो कि न्यूयॉर्क पहुंचा यहां पर, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में यहां पर जो इनका जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर चीजें पहुंची। तो यानी ये कहने का मतलब ये है रसिया ने यहां पर इनकी भी हेल्प कर डाली। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर रसिया इतना इस तरीके से हेल्प क्यों कर पा रहा है? तो देखिए, हमेशा इंसान जो होता है ना, वो प्रॉब्लम में जब होता है वो काफी कुछ सीख कर आगे चलता है। जापान में आज के डेट में ऐसा सिस्टम है, अगर वहां पर अर्थक्वेक आ जाए और अगर
वहां पर कोई सुनामी आ जाए तो जरा सी देर में वो उसको टैकल कर कर फिर से ऐसे के ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी झेलते रहते हैं। रसिया जो है, रसिया का जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स है बहुत शानदार है। आज से नहीं है, सोवियत टाइम से है। मैंने आप लोगों को कल ही जब आर्टिकल पढ़ाया था न्यूक्लियर से रिलेटेड, जो आर्टिकल है सीडीबीटी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा यूएसएसआर और उस टाइम पर यहां पर यूएसए के साथ में बहुत सारी चीजें एक तरीके अपोजिट डायरेक्शन में चलती थी। तो कोई सारी इमरजेंसी आती थी, कई सारे अटैक किए जाते थे, बायोलॉजिकल अटैक, वायरस वगैरह दुनियादारी, ये सारे न्यूक्लियर अटैक, किसी के साथ में केमिकल अटैक, जिससे कोई गैस वगैरह छोड़ दी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते थे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी ये कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में झेल चुके हैं। तो इसलिए इनको पता है अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे जल्दी से जल्दी कैसे उबरना है या फिर कैसे रेस्पॉन्स करना है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है। तो रसिया में टॉप लाइन इमरजेंसी सर्विस आप लोगों को देखने को मिलती है, इसीलिए रसिया जो है यहां पर इस तरीके से हेल्प कर पा रहा है। ठीक है, तो ये रसिया के बारे में बात हो गई। यहां पर अफ्रीका के बारे में अगर आप लोग बात करें तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, जैसे कि जिस तरीके से आप लोग यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन है। तो अफ्रीकन यूनियन यहां पर यह बात कर रहा है कि अफ्रीका के अंदर ही चीजों को लेकर चला जाए ताकि पैन अफ्रीका जो चीजें हैं वहां पर उसको ये सही तरीके से चीजों को सुधार सके। ठीक है, तो इनके द्वारा बोला गया कि पैन अफ्रीका अपना एक सोल्यूशन बनाकर चलें। और अफ्रीकन जो यूनियन है उसके बारे में अगर बात करें तो ये भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है, ये लगभग फाउंड किया गया था 2002 में, और साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर हालांकि इसका इथियोपिया के अंदर में है। तो इनका बेसिक फंडा क्या है? जैसे हर एक कंट्री आज के डेट में अपने ऊपर फोकस कर रही है, बाहर की कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन के जो लोग हैं वो भी अपने ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है कि पैन अफ्रीका को यहां पर कोविड-19 के लड़ने के लिए प्रोग्राम बनाया जाए और सिचुएशन को टैकल किया जाए। अफ्रीकन यूनियन के अंदर आज के डेट में टोटल मिलाकर 55 मेंबर हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रख सकते हैं। एशिया के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, ये आप लोग बताइए। वो भी मेंबर काउंट कर लीजिएगा जो एशिया और अफ्रीका में कॉमन है, जैसे कि रसिया हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है, तो वो भी काउंट कर लीजिएगा, टोटल मेंबर आप लोगों को बताने हैं। इसी तरीके से अगर ब्रिक के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहां पर चाइना के बारे में बात कर ली, रसिया के बारे में बात कर ली, अफ्रीका के बारे में बात कर ली, साउथ अफ्रीका के बारे में, इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात की। अगर बात करें यहां पर ब्रिक के बारे में, ब्राजील के बारे में, तो ब्राजील जो है यहां पर वो काफी पीछे चल रहा है। रीजन क्या है? स्टार्टिंग में काफी रेजिस्टेंस देखने को मिला इनके द्वारा, ना तो चेन को ब्रेक किया गया, ना ही कोई ट्रेवल बैन लगाया गया, लॉकडाउन भी ज्यादा देखने को नहीं मिला और टेस्टिंग भी ढंग से नहीं की गई। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर जो वृद्धि यहां पर देखने को मिले केसेस के अंदर, तो ब्राजील भी काफी ऊपर लेवल आप लोगों को मैप में यहां पर नजर आएगा। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं तो ब्राजील यहां पर काफी ज्यादा केस के साथ में यहां पर ऊपर निकल के आया। ब्राजील से ऊपर यहां पर आप लोग देखते हैं, बाकी चाइना यहां पर हो गया, इंडिया यहां पर हो गया। ठीक है, जबकि यहां पर आप लोग देखेगा साउथ अफ्रीका अब तक यहां पर नहीं है, अगर हम लोग ब्रिक कंट्री के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं इनका जो रवैया था स्टार्टिंग में लेकर, वो नहीं कहते कि स्टार्टिंग की गलतियां आगे झेलनी पड़ती है इंसान को, तो वही चीजें यहां पर निकल कर आई। तो फिर अब करना क्या चाहिए? तो टाइम है कोऑर्डिनेट करने का, सबको मिलकर काम करने का। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें ब्रिक कंट्री के पास में एक तरीका HARD करके एक तरीका इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि अगर कोई महामारी आती है तो वहां पर मिलकर काम करेंगे। तो यह है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ, यानी कि HARD। तो HARD जो ब्रिक कंट्री है उनके पास में यहां पर आज के डेट में एक अच्छा चांस है कि कोऑर्डिनेट करे, पार्टनरशिप करे खुद के साथ में भी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी, यूरोपियन कंट्री साथ में, नॉर्थ अमेरिका के साथ में, जहां पर सबसे ज्यादा पेंडेमिक महामारी देखने को मिल रही है, और उसके चलते इसका कोई ना कोई सोल्यूशन यहां पर निकाल के लेकर आए। तो इसमें जैसे काम किया गया है संघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, याद रखना इसको ब्रिक बैंक बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बोला जाता है, और यहां पर ये संघाई में है, चाइना के अंदर में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, संघाई में है, चाइना के अंदर में, जिसको आप लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके द्वारा ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है यहां पर, ये इसके लिए अलग से काम करके यहां पर चल रहा है। तो इसके लिए इसके द्वारा एलोकेट किया गया फाइनेंशियल एसेट, जिस तरीके से आप लोग जानिएगा। एक तो इंपोर्टेंट फैक्ट यही है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसके प्रेसिडेंट आज के डेट में इंडियन पर्सनैलिटी है, नाम है केवी कामत साहब। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। तो इसके द्वारा 1 बिलियन का इमरजेंसी जो लोन है वो चाइना को दिया गया, और इसी के पैटर्न पर इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के लिए भी इनके द्वारा अरेंजमेंट की गई है। यानी कि आज की डेट में न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो सबसे शानदार तरीके से ये इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 10 बिलियन का क्राइसिस रिलेटेड असिस्टेंट यहां पर अपने पास में रखता है। तो ब्रिक मेंबर को यहां पर काफी लार्ज स्केल पर हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है यहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मॉडल है वो एड्रेस करता है अच्छे से पेंडेमिक को, अगर कोई पेंडेमिक आता है तो कैसे टैकल करना है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो कैसे टैकल करना है। तो ये दुनिया के जो भी बैंक हैं, दुनिया की जो भी इस तरीके की संस्थाएं हैं,
उनके लिए एक उदाहरण का काम करता है कि आप लोग भी कुछ ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप लोग अपने पास रख सकते हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई महामारी आए, तो उसके साथ में आप लोगों को कैसे टैकल करके चलना है। तो 2014 में ये बेसिकली ट्रीटी साइन की गई थी। 2015 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। संघाई में चाइना के अंदर आज के डेट में ये बैंक है। केवी कामत साहब आज के डेट में यहां पर इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। आगे चलता हूं। ये बात मैं कई बार बोलता हूं, पर फिर भी कई सारे नए मेंबर आते हैं तो मैं बार बार इसको रिपीट करते रहता हूं। इसलिए रीजन ये है कि कई सारे नए लोग जुड़ते रहते हैं डेली। ठीक है, तो यहां पर आप लोग अगर ये आंसर लिखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। सारे सोशल मीडिया हैंडल के वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के और आंसर राइटिंग के सारे लिंक वीडियो के नीचे रहते हैं। कोई क्वेश्चन में अगर आप लोगों से ये चीजें पूछता है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज आप लोग उसको रिप्लाई कर दिया कीजिए एक दूसरे को, तो काफी अच्छा रहेगा। और हाँ, एक और सजेशन है, काफी अच्छा एक बच्चे के द्वारा दिया गया कि जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, खासकर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे तो यहां पर भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग का क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा माहौल कमेंट बॉक्स में आप लोग बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर आप लोगों को लॉकडाउन के बारे में जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी उसी के बारे में है। हालांकि आर्टिकल में ज्यादा चीजें नहीं है, पर मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं। यहां पर ये क्वेश्चन वैसे भी नॉर्मल भी जनरल साइंस में भी आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। हमारी कंट्री में आज के डेट में 733 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि 733 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल हमारी कंट्री में, जिनको अभी हम लोगों ने 3 जोन में डिवाइड किया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ठीक है, तो यहां पर रेड जोन जो है यहां पर उसमें टोटल मिलाकर 130 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो ऑरेंज जोन है, जिसको कई बार आप लोग येलो जोन भी बोलते हैं, यहां पर 284 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो यहां पर ग्रीन जोन है यहां पर ये 319 डिस्ट्रिक्ट हैं। यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। तो पहले तो ये टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये याद रखिएगा। दूसरा, ये डिस्ट्रिक्ट कौन डिवाइड कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये मंत्रालय है यहां पर जो इसको डिवाइड कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मंत्रालय है यहां पर जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में ये यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये वीकली बेस पर अपडेट किए जाएंगे। पर लेकिन ऐसा नहीं है वीकली बेस पर ही किए जाएंगे, ये यहां पर अगर जरूरत पड़ती है तो पहले भी इनको एक तरीके से अपडेट किया जा सकता है। इसी के साथ में रेड और ऑरेंज जो जोन है यहां पर ये यहां पर अगर कोई इस कैटेगरी में देखिए, मगर अगर मान लीजिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको रेड जोन में डाल दिया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको ऐसा नहीं है कि ऑरेंज जोन में ले आएगी या फिर ग्रीन जोन में ले आएगी। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बस ऐसा कर सकती है, अगर कोई ग्रीन जोन में है तो उसको वो रेड जोन में या फिर ऑरेंज जोन में पहुंचा सकती है, या फिर कोई ऑरेंज जोन में है तो उसको रेड जोन में पहुंचा सकती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको बढ़ा सकती है, पर लेकिन उसका स्टेटस घटा नहीं सकती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कई सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हो सकता है रेड जोन वाले को ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दें, तो इससे वहां पर केस भी बढ़ जाएंगे और इसके चलते वहां पर लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी है। हाँ, पर अगर कहीं केस आ रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता है तो ग्रीन जोन को वो रेड जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी पावर यहां पर इसके हाथ में दी गई है। तो ये पावर किसके हाथ में? यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो जोन डिक्लेयर करने की पहली बात यहां पर हो गई। इसी के साथ में और हाँ, ये पूरी लिस्ट किस किस राज्य में कैसे कैसे जोन है, ग्रीन जोन, रेड जोन, ये सारी चीजें ये मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिएगा और नीचे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से जोन में है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में है। उसी के बेस पर आप लोगों को यहां पर रियायत मिल पाएंगी। ये जो जोन तो मैंने आप लोगों को बता दिया, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। और हाँ, ये जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया 17 मई तक, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो है उसके हिसाब से एक्सटेंड किया गया है। किसके द्वारा एक्सटेंड किया गया? होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक्सटेंड किया गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पर लेकिन जो रेड जोन, ग्रीन जोन और जो यहां पर ऑरेंज जोन है, सॉरी, ये यहां पर डिक्लेयर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, तो इनको आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। अब यहां पर सबसे पहले तो आप लोग ऑरेंज जोन के बारे में जानिए। ऑरेंज जोन कौन सा जोन है? ऑरेंज जोन वो जोन है जहां पर जिसको रेड जोन और ग्रीन जोन में कवर नहीं किया जा रहा है, वो ऑरेंज जोन हो गया। तो इसकी तो डेफिनेशन खत्म हो गई। ग्रीन जोन क्या है? जहां पर लास्ट 21 दिन में कोई केस नहीं आए, उसको यहां पर ग्रीन जोन बोला गया है, 0 केस है यहां पर। रेड जोन कौन सा है? जहां पर डबल हो रहा है रेट केस आने का और एक्टिव केस आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और सर्विलेंस फीडबैक जो टेस्टिंग है वहां पर वो डिस्ट्रिक्ट से कई सारे निकल कर आ रही है कि यहां पर काफी लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ रही हैं, उसको रेड जोन या फिर हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना गया है। कोई नंबर ऑफ डेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया कितने डे में ये होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जोन के अलावा एक और जोन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ये कई सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आर्टिकल के अंदर नहीं बातें बोली गई हैं, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। इसको बोला गया यहां पर कंटेनमेंट जोन के बारे में। कंटेनमेंट जोन मतलब एक ऐसा जोन जहां पर ऐसा केस आ गए कि दुनिया भर के केस आ गए हैं। आप लोग ये समझिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला 3 जोन है, ये हो गया ग्रीन जोन,
ये हो गया ऑरेंज जोन, ये हो गया रेड जोन। अगर ग्रीन जोन का मतलब ये है कि कोई एक्टिव केस नहीं है, तो इसका मतलब ये कि कंटेनमेंट जोन जो है वो ग्रीन जोन में नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर केस आ गए तो ये ग्रीन जोन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा हो गया कि कंटेनमेंट जोन रहेगा वो ओनली ऑरेंज जोन में रहेगा और इसी के साथ में रेड जोन में रहेगा। वो कैसे होगा? मान लीजिए ये ऑरेंज जोन है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अब इसमें कोई एक पर्टिकुलर कॉलोनी है और कॉलोनी में 15-20 केस निकल कर आ गए, तो उस कॉलोनी का ये पर्टिकुलर जो एरिया है उसको सील कर दिया जाएगा कंप्लीटली, वहां पर आना जाना बिल्कुल रोक दिया जाएगा। एसेंशियल सर्विस जाएंगी, दवाइयां जाएंगी या फिर जिंदा रहने का सामान जाएगा, बस बाकी बिल्कुल इसको लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो ये है, ये बोला गया इसको कंटेनमेंट जोन, यानी कि पर्टिकुलर एरिया पर पूरा फोकस दे देना कि हाँ यहां से कोई केस अब बाहर नहीं निकलना चाहिए, पूरी फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड कराना। तो रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर आएगा कंटेनमेंट जोन। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, कौन इसका एडमिनिस्टर करेगा? जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहां पर इसको एडमिनिस्टर करेगा, यानी कि जो लोकल एरिया है उसके अंडर में यहां पर ये पावर दी गई है। इसी के साथ में यहां पर 100% जो कवरेज किया जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हर पर्सन के यहां पर जो रेजिडेंट है उसके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आरोग्य सेतु ऐप के बेस पर यहां पर लोगों को ट्रेस किया जा सकता है कि वो एक एरिया से किस एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग जो हैं अगर वो वहां से निकलकर बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए उसी जोन में उनको रखने की कोशिश यहां पर की जा रही है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो कंटेनमेंट जोन जो है वो इसीलिए यहां पर बनाया गया है ताकि उसी एरिया में उसको चीजों को निपटाया जा सके, जो बीमारी है वहीं पर ही उसको खत्म किया जा सके। स्ट्रिक्टली यहां पर कंट्रोल रहेगा जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसी के साथ में जो मेडिकल इमरजेंसी है या फिर जो सप्लाई एसेंशियल जैसे कि दूध हो गया, खाना पीना हो गया, ताकि लोग वहां पर रहे तो कम से कम जिंदा तो रहे, तो वो चीजें सप्लाई की जाएगी। नॉन एसेंशियल चीजें हैं वो सारी यहां पर रोक दी जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर नो अदर एक्टिविटी परमिट, यहां पर कंटेनमेंट जोन में कोई भी एक्टिविटी परमिट अदर यहां पर नहीं की जाएगी। तो ये 3 जोन हो गए, रेड जोन हो गया, ऑरेंज जोन हो गया और ग्रीन जोन हो गया। बाकी कंटेनमेंट जोन हो गया जो कि रेड जोन और यहां पर ऑरेंज जोन के अंदर आता है। तो ये इसके बारे में आप लोग क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आता है, ग्रीन जोन, रेड जोन या फिर ऑरेंज जोन, वो आप लोग देखिएगा, बताइएगा, जिससे कि आप लोग अपने जो एरिया है उसको ढंग से उसके बारे में समझ सकें। अब यहां पर जो चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये वो चीजें हैं, चाहे ग्रीन जोन हो, चाहे रेड जोन हो, चाहे ऑरेंज जोन हो, सब में ये चीजें रिस्ट्रिक्ट रहेंगी, यानी कि ये चीजें अलाउ नहीं की जाएंगी किसी भी जोन के अंदर में। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन जोन में ये चीजें छोड़कर सारी चीजें अलाउ की जाएंगी। जी हां, सही समझा आप लोगों ने। ग्रीन जोन में बस ये चीजें नहीं रहेंगी, बाकी सारी चीजें अलाउ की जाएंगी। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बाकी ये चीजें किसी भी जोन में अलाउ नहीं की जाएंगी, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, समझते हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ जोन ये सारी चीजें बंद रहेंगी, जैसे रेल, एयरवेज, मेट्रो या फिर इंटर स्टेट मूवमेंट जो है बाय रोड, वो यहां पर बिल्कुल बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सारे बिल्कुल बंद रहेंगे यहां पर। हॉस्पिटल सर्विस, जैसे हॉस्पिटलिटी सर्विस होती है, जैसे होटल हो गया या रेस्टोरेंट हो गए, ये बंद रहेंगे। पब्लिक जहां गैदरिंग ज्यादा होती है, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, मॉल हो गया, जिम हो गया, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, वो सारे बंद रहेंगे। इसी के साथ में सोशल पॉलिटिकल कल्चर, जो भी कोई गैदरिंग होती है, जैसे कई सारे लीडर यहां पर एक तरीके से इकट्ठा होकर अपनी बातें बताने लगते हैं, कई सारे अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रहे थे इस टाइम पर, तो वो सारी हरकतें भी यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। रिलीजियस जो प्लेस है यहां पर वर्शिप के, वो सारे बंद रहेंगे। जो भी है यहां पर जो भी है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब कुछ यहां पर बिल्कुल लॉकडाउन रहेगा। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री में बंद रहेगी, चाहे वो कोई सा भी जोन क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट। बाकी जो एयर सर्विस है, रेल सर्विस है, रोड सर्विस है, वो कुछ हद तक अलाउ की जाएगी, पर ओनली यहां पर परमिशन रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उन लोगों के लिए जो कहीं फंस गए हैं, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को याद रखना है। फिर भी कुछ चीजें यहां पर भी रोकी गई हैं जो कि हर एक जोन के अंदर इंप्लीमेंट की जाएंगी। ये क्या है, 7 बजे शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक कंप्लीटली कर्फ्यू रहेगा, कंप्लीटली लॉकडाउन रहेगा, ताकि लोग जो है ज्यादा सड़कों पर न उतर आए और पता चला वहां पर पार्टी चल रही है, दिन में तो यहां पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, रात को पार्टी चल रही है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी है। तो कर्फ्यू रहेगा पूरी रात में, तो यहां पर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पर बोला गया है कि यहां पर जो लोकल अथॉरिटी है उनको पावर दी गई है कि यहां पर ये सेक्शन 144 सीआरपीसी का, ठीक है, तो यहां पर जो सीआरपीसी का सेक्शन 144 है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कर्फ्यू लगाने के लिए। अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी दिखेगी तो 7 बजे शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक ये कर्फ्यू रहने वाला है यहां पर हर एक एरिया में। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, खुद भी इसको फॉलो कीजिएगा और दूसरों को बताइएगा। 65 साल से ऊपर की एज के जो पर्सन है, जो खासकर बीमार है, प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको घर पर ही रहना है, उनको बाहर नहीं जाने देना है, अनलेस जब तक कि उनको कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे कि डॉक्टर को दिखाना है, हेल्थ चेकअप कराना है, अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी चीजें हैं तो ही घर से बाहर निकले ये लोग, वरना ये घर पर ही रहें, क्योंकि फालतू में और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी यहां पर पड़ सकती है। तो ये चीजें जो है
ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें ओपीडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, होटल जब आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो यहां पर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स इनको बोलते हैं। तो ये मेडिकल क्लिनिक या ओपीडी जो है ये ऑपरेशनल रहेंगे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन के अंदर, पर लेकिन इनको कंटेनमेंट जोन के अंदर यहां पर इनको अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर जाते हैं कंटेनमेंट जोन के अंदर अगर अलाउ करेंगे तो पता चला दुनिया जाकर वहां पर खड़ी होगी तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये है इसके बारे में फैक्ट। अब यहां पर क्या क्या चीजें कहां कहां अलाउ की जा रही है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग समझिए ग्रीन जोन में क्या किया जा रहा है, जैसे बस सर्विस वगैरह है वो 50% कैपेसिटी के साथ में चल सकती है, यानी कि आधी खाली बस यहां पर चल सकती है। ऑल शॉप जो रूरल और अर्बन एरिया में है ग्रीन जोन में वो ओपन रहेगी। टबैको और लिकर की दुकान यानी कि जो दुकान है यहां पर दारू वगैरह की, तंबाकू वगैरह की वो ओपन रहेंगी। लोग क्या कर सकते हैं, इनको खरीद सकते हैं, पर लेकिन वहां खड़ा होकर इनको यूज नहीं करना, अपने घर जाकर पियो, ठीक है। इसी के साथ में मेडिकल, ई कॉमर्स सर्विस, ये सारी चीजें यहां पर ओपन रहने वाली हैं। बाकी अगर बात की जाए टैक्सीज, कैब वगैरह, ये यहां पर ऑरेंज जोन में 1 पैसेंजर के साथ में चल सकती है। और इसी के साथ में इंटर डिस्ट्रिक्ट जो एक तरीके से व्हीकल मूवमेंट अलाउ किया गया है। इसी के साथ में कार जो है वो यहां पर 3 आदमियों के साथ में चल सकती है, एक तो ड्राइवर और 2 अलग, यानी कि अपनी प्राइवेट कार जो है 3 आदमी लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो चीजें हैं, 2 व्हीलर पर ओनली सिंगल पर्सन रहेगा। लिकर शॉप वगैरह, ओपीडी वगैरह ये सारी यहां पर ओपन रहेंगी। रेड जोन में अगर बात करें यहां पर तो प्राइवेट कार यहां पर प्राइवेट कार जो रहेगी यहां पर मैक्सिमम 2 पर्सन उसमें हो सकते हैं अदर देन ड्राइवर। ओपीडी वगैरह ये सारी चीजें ओपन रहेगी, ई कॉमर्स सर्विस ओपन रहेगी। और बाकी यहां पर जो कंटेनमेंट जोन है वो यहां पर बिल्कुल ही ये सारी चीजें अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ चीजें होगी। बाकी अगर कोई प्राइवेट कंपनी उस एरिया में ओपन करना चाहती है अपने आप को रेड जोन में, तो 33 स्टाफ यहां पर 33% स्टाफ ही वहां पर होना चाहिए, यानी कि सारा स्टाफ वहां पर नहीं होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया, हर एक इंप्लॉय के अकाउंट में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। ऑल फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रहेंगे वो रिमेन सस्पेंड रहेंगे। रेस्टोरेंट वगैरह और जो सैलून वगैरह है वो भी रिमेन क्लोज रहेंगे ऑल जोन के अंदर में। यानी कि अगर आप लोगों की सेविंग नहीं हुई, आप लोगों की दाढ़ी नहीं हुई, बाल नहीं कटे, तो 14 दिनों तक और आप लोगों को इसी जोन में यहां पर रहना है, ठीक है। तो जैसे शक्तिमान में नहीं था कपाला वो बन जाएंगे कुछ दिनों में। चलिए कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय कीजिए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया लुक भी आप लोग अपना एक एक्सप्लोर कर पाएंगे। हाँ, ऐसा भी एक लुक होता है, अपना नेचुरल लुक में रहिए। पहले लोग ऐसे ही तो रहते थे, बड़े बड़े बाल होते थे, दाढ़ियां होती थी, कौन काटने जाता था पहले, ठीक है। तो इस तरीके से एंजॉय कीजिए, इस लुक को भी एक नया डिफरेंट लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, ये है यहां पर श्रमिक स्पेशल के बारे में। श्रमिक स्पेशल एक ट्रेन चलाई जा रही है यहां पर, जिसके चलते जो लोग जैसे कि माइग्रेंट वर्कर कोई कहीं पर फंसे हुए हैं, टूरिस्ट फंसे हुए हैं, पिलग्रिमेज यानी कि जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी फंसे हुए हैं नेशनल लॉकडाउन के अंदर या फिर कोई और चीजों पे अंदर, तो उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये अरेंजमेंट यहां पर जो इसके चलते जो गाइडलाइन में चेंज किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये यहां पर इसके अंदर चेंज किया गया। और ये रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रख रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा कि श्रमिक स्पेशल किस लिए चलाई गई और इसका क्या पर्पज था बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिक यहां पर पर्पज होता है। तो यही सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वही चीजें रिपीट की जा रही है। डिजीज सर्विलेंस हमारी कंट्री में ज्यादा अच्छी नहीं है, उनको ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इतनी अप टू द मार्क किट है हमारी कंट्री में, ना ही इतने ज्यादा हॉस्पिटल हैं, कई जगह वेंटिलेटर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो जितनी पॉपुलेशन है, जिस तरीके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारी कंट्री में पर्टिकुलर बीमारी को लेकर, वो नहीं है, बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर अगर कोई ऐसी महामारी आती है कोविड-19 जैसी, तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इंडिया के लिए देखने को मिल सकती है अगर हम लोगों ने इसमें एनफ जो ढंग से काम करना स्टार्ट नहीं किया। अभी तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में और चीजें देखने को मिले, तो उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं, कम से कम अब एक अच्छा रीजन है हमारे पास में। वो नहीं कहते हैं जैसे कि आप लोग, जैसे बोलता हूं मैं आप लोगों को, जब भी कोई नया सप्ताह स्टार्ट होता है, जैसे आज नया सप्ताह उठा है या नया दिन स्टार्ट होता है या फिर कोई नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों के पास में एक रीजन होता है कि आप लोग क्या करें, अपनी जो लाइफ है उसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं दिए, अपना पैटर्न कोई अच्छा फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग अब तक नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छी लाइफ आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो वही चीजें यहां पर बोली जा रही है, एक अच्छा रीजन है आप लोगों के पास में। जैसे कल मैंने आप लोगों को न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अभी जो गंगा है वो बिल्कुल क्लीन चल रही है, सारी रिवर अच्छे से दमादम बिल्कुल क्लीन चल रही है। तो आप लोगों के पास में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो अभी क्लीन जो यहां पर हुई है इस कोविड-19 के चलते, उनको फिर से गंदा न किया जाए, इन्वायरमेंट को फिर से नुकसान न पहुंचाया जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग एक नया नॉर्मल सेट कर सकते हैं अपना, कि हाँ कैसे लेकर चल रहे हैं, किस किस लेवल में क्या क्या चीजों को ओपन करना है और क्या यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। तो वो सारी चीजें यहां से आप लोग आके लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को
फ्री में मिल गई है कि बिल्कुल क्लीन सब कुछ पड़ा हुआ है, अब आप लोग देखिए उसको कैसे लेकर चलना है। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है यहाँ पर लोगों को, ये बोला गया इस आर्टिकल के अंदर में। माइग्रेंट जो वर्कर है क्राइसिस झेल रहे हैं, कई सारे जो लोग हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि यहाँ पर तेलंगाना से कोई बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़ के अंदर लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में कई सारे लोगों की डेथ हो जा रही है चलते चलते। क्योंकि रीजन क्या है, जहां पर वो रह रहे हैं अगर वहीं पर ही रहेंगे, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, वहां पर लोग जो है वो काम नहीं मिल पा रहा है उनको, तो घर पर वैसे ही मर जाएंगे, तो उनको ये लग रहा है कि क्यों ना अपने एरिया में ही जाकर मरे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस हद तक भी लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। तो ये यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस की जा रही है, तो वही चीजें रिपीट की जा रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा ढंग से रेस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से रेस्पॉन्स होना चाहिए था वो नहीं देखने को मिल रहा है, फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तो वो सारी बातें यहाँ पर बोली गई है। पेंडेमिक विदाउट बॉर्डर, साउथ एशिया जो इवोल्यूशन की बात की जा रही है। आर्टिकल का टाइटल तो बड़ा अच्छा दिया गया, पर लेकिन टाइटल के अंदर जो चीजें डाली गई वो चीजें बिल्कुल ही मतलब अलग लेवल पर पहुंच गई। लगा नहीं कि मतलब कि चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसे यहां पर दिखी नहीं, पर फिर भी कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे एशिया जो है वो किस किस एरिया में डिवाइड है, साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं इसको, ये पर्टिकुलर रीजन जो हो गया म्यांमार वाला, या फिर ये इंडोनेशिया, ये पर्टिकुलर रीजन। ईस्ट एशिया में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सारी चीजें आती हैं। नॉर्थ एशिया में आप लोगों को रशिया देखने को मिलेगा। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान वाला ये सारा रीजन देखने को मिलेगा। साउथ एशिया में यहाँ पर ये रीजन देखने को मिलता है, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया में आ जाता है, हालांकि अफगानिस्तान वगैरह यहाँ पर गलत दिखा रखा है। और वेस्ट एशिया में आप लोगों को ये सऊदी अरेबिया वाला, ये सारी रीजन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये एशिया के ही अलग अलग पार्ट हैं जो कि डिवाइड किए गए हैं, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी क्या क्या चीजें बोली गई हैं, बाकी ये चीजें बोली गई कि आज के डेट में अलग अलग कंट्री के जो लीडर हैं, टॉप से लेकर डाउन लेवल तक, सब आज के डेट में फियर में है वायरस की वजह से। पर लेकिन कई लोग इसको अलग तरीके से भी देख रहे हैं। जैसे आज के डेट में अगर बात करें ग्राउंड लेवल पर, जैसे ग्राम स्वराज लाने की कोशिश की जा रही है, ग्राउंड लेवल पर चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। प्रेसिडेंट जो श्रीलंका के हैं यहाँ पर गोटबिया राजपक्षे साहब, उनके द्वारा पार्डन दिया गया बहुत सारे वॉर क्रिमिनल्स जो थे, यानी कि एक तरीके से अपॉर्चुनिटी थी यहां पर कि उनको छोड़ दिया जाए, लोग वैसे ही मर रहे हैं और लोगों को क्यों मारा जाए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर अगर उनके बारे में बात करें, वो यहां पर एक अलग ही जोन में एंजॉय कर रहे हैं। वो यहां पर मस्जिद वगैरह भी ओपन किए हुए हैं, लोगों को खाना भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लोग वैसे मर रहे हैं, रो रहे हैं। और एक साइड में इंडिया के साथ में आप लोगों को पता है कल क्या हुआ, पूरी एक तरीके से कई सारे जो लोग हैं हमारी कंट्री के वो शहीद हो गए, उसमें कई सारे ऑफिसर भी थे, 5 के करीब लोग जो है वो शहीद हो गए। ये ऐसी हरकतों में अब भी लगे हुए हैं, इनको इससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आता है। अगर बात करें यहां पर अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक अलग से अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोविड-19 को लेकर अपनी मिलिट्री को भी यूज किया जा रहा है, एक तरीके से चीजों को ले जाने में प्रोटेक्टिव गियर, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को कर रहे हैं, तो मिलिट्री भी यूज की जा रही है। बांग्लादेश में वन पार्टी रूल स्टेब्लिश कर दिया कहीं ना कहीं कोविड-19 ने, यानी कि एक अलग ही पैटर्न यहां पर बन गया कोविड-19 के चलते। हमारी कंट्री के बारे में काफी सारी नेगेटिव बातें बोली गई राइटर के द्वारा, बोला गया कि हमारी कंट्री में जो हिंदुत्व है उसके बैक जो चीजें हैं वो ज्यादा देखने को मिली। जैसे पाकिस्तान को इस्लामिक पाकिस्तान बोला जाता है, इनके द्वारा बोला गया इंडिया को हिंदुत्व इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके से नेशनलिज्म की कोशिश दिखाने की कोशिश ज्यादा की जा रही है, अल्ट्रा फोकस है जैसे पाकिस्तान के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर। तो इसके चलते एक तरीके से कंट्री तो जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो वीक हुई है, पर मोदी जी की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो गई है, ये इनके द्वारा बोली गई है। कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है ये सारी बातें, आप लोग बस वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर आर्टिकल में है, एक बार को तो मन कर रहा था डिस्कस नहीं करने, पर लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए कि बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों माइंडसेट आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि कश्मीर में अभी यहां पर चीजें चेंज की गई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री बोला जा रहा है कि इस्लामोफोबिया हो गया है, ठीक है। तो ये एक तरीका अलग डर हो गया जिसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हो गई है। बोथ इंडिया और पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर बड़ी कंट्री है, पर लेकिन इनसेंसिटिव हो रही है, गवर्नेंस जो है अपने हिसाब से काम कर रही है, जनता के बारे में ज्यादा फोकस देकर नहीं चला जा रहा है। इसी के साथ में हमारी कंट्री को बोला जा रहा है कि अगर हमारी कंट्री जैसे कि बीजेपी या फिर राष्ट्रीय जैसे आरएसएस, अगर इस तरीके जो लोग हैं वो इसको लीड करते रहे तो कंडीशन यहां पर ऐसी ही बनी रहेगी। तो यहां पर देखिए ये सारे राइटर के व्यूज हैं, कभी आप लोग नीचे स्टार्ट हो जाएं कि सर ने क्या बोल दिया। यहां पर मेरा क्या राय है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं। देखिए बेसिकली जिस तरीके से हमारी कंट्री में स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगाया गया वो एक अच्छा स्टेप था, काफी गवर्नमेंट के द्वारा काफी दुरुस्त स्टेप उठाया गया, सही तरीके से वहां पर लॉकडाउन लगाया गया। पर लेकिन लॉकडाउन के चलते भी जो केस बढ़कर आए उस लॉकडाउन को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया गया। लॉकडाउन लगाना सही था पर लेकिन लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हुआ, इसीलिए बार बार लॉकडाउन को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। वरना जब स्टार्टिंग में जनवरी के महीने में जब स्टार्टिंग में केस आ रहे थे उस टाइम पर हम सब चीजों के बारे में जान रहे थे, ऑल ओवर वर्ल्ड में केस देखने को मिल रहे थे, तो हमारे पास
पास में अपॉर्चुनिटी थी जनवरी से लेकर फरवरी और मार्च में चीजों को नॉर्मलाइज हम लोग कर सकते थे, उसका भी हम लोगों ने इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो वो एक अच्छा टाइम था, हम लोग एक तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते थे, पर लेकिन वो नहीं किया गया। गवर्नमेंट जो थी वो काफी अच्छे से अपने स्टेप उठा रही है, काफी सारी चीजें भी डेवलप की गई, पर लेकिन देखिए हमारी कंट्री भी बहुत बड़ी है, वो भी चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री कितनी बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से हेल्थ सिस्टम भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, फिर भी काफी कुछ कंट्री में जो गवर्नमेंट के द्वारा चीजों को लेकर चला गया, कई सारे अलग रंग देखने को मिले, कई तरीके की अलग चीजें निकल कर आई, वो एक अलग बात है। जैसे तिबलगही जमात वाला इशू देखने को मिला, उसको एक अलग रंग दिया गया, जिसके चलते हमारी कंट्री की बेइज्जती हुई ऑल ओवर वर्ल्ड में कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग कोविड-19 को इस्लाम के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। केस था वो, पर पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के चलते। तो ये बोला गया यहां पर मोदी जी के द्वारा भी कि इस तरीके से आप लोग मत कीजिए। तो इस तरीके से एक रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप का एक काफी बड़ा रोल प्ले किया गया हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो ये बातें बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मिले जुले रेस्पॉन्स आप लोग बोल सकते हैं जो न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मोदी जी ने कैसा काम किया है और आप लोग कैसा सोच रहे थे, या फिर कोई सजेशन अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया है। जो चीजें बताई गई है जो आज से इंप्लीमेंट होने वाली है उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, खुद भी इंप्लीमेंट कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और मेरे साथ में अब आप लोग ट्विटर पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, इसीलिए बोलता हूं छोटी सी लाइफ है, पता नहीं कब किसका टाइम आ जाए, तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बांटने से हमेशा बढ़ती है, अगर किसी को पढ़ा दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोगों के पास में नॉलेज ही बढ़ेगी। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।